Having said that, let's talk about a new topic, ethnic issues in Pakistan. आप मुझे बताएं कि इसके ऊपर क्या एस्पेक्ट्स बनाएंगे. जस्ट टेल मी इन जूम ग्रुप चैट. यू गाइस हैव गॉट 2 मिनट्स, ताकि हम इन टॉपिक्स को ग्रेजुअली डिकंस्ट्रक्ट करते जाएं और एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते जाएं. Some of you have already shown here, but I want to give chance to all those who want to contribute but have not been able to do so. So you have just 1 minute. Share your thoughts कि इसके ऊपर क्या aspects बनने चाहिए. Okay, so we have response from Mr. Kabir, Ashraf, Ahsan Tariq. Ahsan Tariq has a good response. Basit. 4-5 बंदों का हमारे पास है response, but how about others? All right, all right. ऑलराइट, लेट्स डिस्कस इट और देखें इसमें क्या है. हमने कल बात की थी कि वन वर्ड या इशू बेस्ड टॉपिक्स को हैंडल करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है. उनमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स से बड़े क्लियर होते हैं कि कॉजेज, इफेक्ट्स और सॉल्यूशंस बनेंगे. लेकिन एन मुमकिन है कि उनमें टाइप्स, उनमें करंट ओवरव्यू और उनमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जैसे पैराग्राफ्स भी हमें लिखने पड़े. But the onus of writing those paragraphs is very much limited as compared to the paragraphs written on causes, effects and solution paradigm. तो इसमें देखें, सबसे पहले तो ऑब्वियसली आएगा इंट्रोडक्शन. देन इट विल बी फॉलोड बाय व्हाट इज एथनिक प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान. क्योंकि जब तक आप लोग ये क्लियर नहीं करेंगे, नथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. फिर व्हाट आर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एथनिक वायलेंस और एथनिक इश्यूज इन अवर कंट्री. फिर उसकी implications एंड फिर वे फॉरवर्ड फॉलोड बाय कंक्लूजन. सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आप लिख सकते हैं, करंट ओवरव्यू भी आप इसमें दे सकते हैं. यू कैन ऐड ऑन एज मच एज यू कैन, बट यू हैव टू कीप इट वेरी मच रेलिवेंट टू द कोर. ऐसे इज ऑल अबाउट राइटिंग रेलिवेंट. अदरवाइज रैंडम लिखने का neither there is a scope nor need. एक और टॉपिक है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो है क्राइसिस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान. इसके ऊपर आई नीड योर रिस्पॉन्सेज फॉर 2 मिनट्स. यू हैव गॉट 2 मिनट्स. बताएं कि इसके ऊपर क्या एस्पेक्ट्स बनेंगे, ताकि हम फिर नेक्स्ट आज पूरी पैराडाइम के ऊपर चले जाएं. रिस्पॉन्सेज देखें, इसको हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे. फर्स्ट पैराग्राफ डेफिनेटली इंट्रोडक्शन, फॉलोड बाय डेफिनेशन. आप इसमें डिफाइन करेंगे कि नेशनल इंटीग्रेशन क्या है, क्या नहीं है. देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. एक पैराग्राफ इसके ऊपर आप लिखते हैं. पाकिस्तान क्राइसिस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, अ बर्ड्स आई व्यू. इसमें आप करंट जो डायनामिक्स हैं इनके ऊपर आप लिखेंगे, बट अगेन लिमिटेड टू वन पैराग्राफ एंड वन पैराग्राफ ओनली. फिर उसके कॉजेज की बात करेंगे, फिर इम्प्लीकेशंस की, फिर वे फॉरवर्ड की एंड फॉलोड बाय कंक्लूजन. तो अब हम इस डिस्कशन को यहाँ पे रैप अप करते हैं. द डिस्कशन रिलेटेड वन वर्ड आर इशू बेस्ड टॉपिक्स, कि ये इतने कोई मुश्किल है नहीं. इनके ऊपर तो बेसिक 3 ही एस्पेक्ट्स बनते हैं. लेकिन बियॉन्ड दीज 3 यू मस्ट बी एबल टू इमेजिन न्यू एस्पेक्ट्स जो कि इस एसे की ओवरऑल डिकंस्ट्रक्शन और अंडरस्टैंडिंग में अपना एक रोल प्ले करते हैं. नाउ वी आर डन.
विद दी वन वर्ड और इशू बेस्ड कैटेगरी, जस्ट गिव योर सेल्फ नंबर्स कि आप 10 में से खुद को कितने नंबर देंगे, ताकि मैं सेटिस्फाई हो जाऊं कि आपको ये कैटेगरी ऑफ टॉपिक समझ आ चुकी है। दैट्स ग्रेट। ठीक हो गया। सो मोर और लेस यू गाइस आर बिटवीन 7 to 10। तो दैट इज़ गुड, मिनिमम 7 ही देखने को मिले, अदरवाइज बाकी तो काफ़ी लोगों को समझ अच्छा आ चुका है। अब आते हैं हम अगेन बैक टू बेसिक्स। हम आउटलाइन मेकिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं, और हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि रादर देन डिवाइडिंग ऐसे इनटू डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, एक्सपोजिटरी और अदर टाइप, हम बेसिकली टॉपिक्स को कैटेगराइज कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने उनको उनके ऊपर बनाने सिर्फ और सिर्फ एस्पेक्ट्स हैं। अब वन वर्ड और इशू बेस्ड कैटेगरी तो हमारी कवर हो गई। आज मजीद हम दो कैटेगरीज कवर करेंगे जिनका नाम है और कैटेगरी और एंड कैटेगरी। साथ ही मैं फ्यूचर कैटेगरी का भी एक ओवरव्यू दे दूंगा आप लोगों को। कल हम फिर क्वेश्चन और स्टेटमेंट फॉर्म डिस्कस करके बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो वी विल कंक्लूड आउटलाइन मेकिंग स्किल्स। अब और कैटेगरी से मुराद क्या टॉपिक्स हैं, लेट्स सी। आप देखेंगे कि सीएसएस एग्जाम में ये डिफरेंट तरह के टॉपिक्स पूछे गए हैं। यूएन सक्सेस और फेल्यूर, जेंडर इक्वेलिटी, मिथ और रियलिटी, आईएमएफ पीस, कर्स आर अ ब्लेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लेसिंग आर अ कर्स, एंड एक्सपेंडिंग रोल ऑफ आईटी, अगेन अ ब्लेसिंग आर अ कर्स। इसी तरह से पूछे गए, यानी कि उनमें जो एक फैक्टर कॉमन है वो है और। अब ऐसे टॉपिक्स को कैसे डिकंस्ट्रक्ट किया जाए। पहला टॉपिक आप लोगों को अभी मैं यहाँ पे करना है क्लास में, यू गाइस हैव गॉट 3 मिनट्स। आपको टॉपिक है यूएन सक्सेस और फेल्यूर, इसके ऊपर क्या एस्पेक्ट्स बनेंगे वो ज़रा आप यहाँ पे लिख के मुझे बताएं, तो हम इस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। प्लीज़, यू गाइस हैव गॉट 2 मिनट्स। सो यूएन सक्सेस और फेल्यूर, जब भी आपको और कैटेगरी के टॉपिक्स आ जाएं तो आपने ये फ्रेमवर्क जहन में बिठा देना है कि ये जो और कैटेगरी के टॉपिक्स हैं दे रेफर टू द चॉइस। चॉइस यानी कि आप किसी एक साइड के ऊपर डोमिनेंट लिखेंगे और एक साइड के ऊपर कम लिखेंगे। राइटर कैन पिक आइदर साइड, ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सी साइड चूज करते हैं। यू कैन आर्ग्यू यूएन इज अ सक्सेस स्टोरी, यू कैन आर्ग्यू यूएन इज अ फेल्ड स्टोरी, बट प्रॉब्लम लाइज हेयर, बोथ साइड्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। सक्सेस के ऊपर भी 10 पैराग्राफ, फेल्यूर के ऊपर भी 10 पैराग्राफ, नो दिस कैन नॉट हैपन, दिस शुड नॉट हैपन। ना ही ये हो सकता है कि आप एक साइड को डिस्कस करें और दूसरी को डिस्कस ही ना करें, एज फीडबैक गिवन बाय वन एस्पायरेंट। तो फिर हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि वी विल राइट 20% ऑन द साइड ऑफ द टॉपिक यू डिसएग्री। आई फील कि यूएन इज अ फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो सक्सेस के ऊपर एक पैराग्राफ में लिखूंगा, जिससे मेरा पूरा ऐसे बाद में जो है वो डिसएग्री कर लेगा। दैट विल बी प्रिडोमिनेटली माई साइड ऑफ द टॉपिक। सो वी विल राइट 80% ऑन द डिबेट यू आर इन फेवर ऑफ। दैट्स इट। प्रॉब्लम एक और आता है, आपने ये ज़रूर देखना है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हैं तो आप गैर ज़रूरी एक ऐसी साइड से इत्तेफाक कर लें जो कि वाइडली अनपॉपुलर है। सो रिकमेंडेड ये है कि डू नॉट अटेम्प्ट द अनपॉपुलर साइड ऑफ द टॉपिक। दुनिया में आप वैसे ही किसी बंदे से पूछ लेंगे कि यार अक़वाम मुत्तहिदा, वो कहेगा यार फारिग तरीन ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अ, तो मतलब आप अगर उसकी सक्सेस लिखना चाहेंगे 80% अपने हिस्से में, तो यू आर बेसिकली राइटिंग अगेंस्ट योर सेल्फ। या दूसरा टॉपिक है जैसे जेंडर इक्वेलिटी, मिथ और रियलिटी। तो सबको पता है कि यार जेंडर इक्वेलिटी है ही नहीं, जेंडर इनइक्वेलिटी इज बेसिकली द रियलिटी। तो आप अगर इसका अगेंस्ट आर्ग्यू करेंगे तो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट।
Last is very much important, very, very important, because attempting unpopular side of the topic is a mission suicide in itself. अब हम इसकी मिसाल ले लेते हैं। आपका टॉपिक था यूएन सक्सेस और फेल्यूर। इसके क्या एस्पेक्ट्स बनेंगे? पहले तो हम इसमें साइड चूज कर लेंगे कि हम किस साइड के हक में हैं और किस साइड के अगेंस्ट में हैं। हम ये समझते हैं कि यूएन इज अ फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन। डन हो गया, हमने एक साइड चूज कर ली। सो वंस वी हैव चोजन द साइड, हम फिर ये करेंगे कि सक्सेस के ऊपर 20% लिखेंगे, फेलियर के ऊपर 80% लिखेंगे। तो पहला पैराग्राफ हमारा इंट्रो, आखिरी कंक्लूजन वो गिवन है। उसके बाद हम इंट्रो के फौरन बाद सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे यूनाइटेड नेशंस को, यूएन अ बर्ड्स आई व्यू। इसके ऊपर हमारा एक पैराग्राफ होगा। उसके बाद आप देंगे काउंटर पर्सपेक्टिव का पैराग्राफ। काउंटर पर्सपेक्टिव विल बी रिटन 20% एंड यू वुड आर्ग्यू यूएन एज अ सक्सेस स्टोरी। इसके ऊपर भी आपने एक पैराग्राफ लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना। नेक्स्ट आपने लिखना है सिंपल, व्हाट आर द डिजास्टर्स फेलियर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सिंस दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस होल एसे, आप इसके ऊपर मिनिमम 8 और मैक्सिमम 10 पैराग्राफ लिखेंगे। एंड यू वुड टॉक अबाउट फेलियर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस के कहाँ कहाँ पे वो फेल हुई है। याद रखें, जब भी आप किसी चीज़ के फेल्यूर्स लिखेंगे तो फिर आप पर लाजिम है कि आप उसके रीजंस भी लिखें। फॉर एग्जांपल, यूएन हैज़ फेल्ड ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। इफ इट हैज़ फेल्ड, देन रीजंस भी तो होंगे ना क्यों फेल हुई है। और फिर आखिर में उसके सॉल्यूशंस भी होंगे कि हाउ टू रिफॉर्म यूएन स्ट्रक्चर एंड मेक इट अ मोर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। 4 पैराग्राफ इसके ऊपर, 4 रीजंस के ऊपर आप लिखेंगे, फॉलोड बाय कंक्लूजन। अब आप इस स्ट्रक्चर को एक बार जहन में बिठा लेंगे तो आप और कैटेगरी में कभी भी खुद को परेशान नहीं करेंगे। आप ग्रेजुअली अगले 2-3 दिन तक टोटली अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि अगर आपने पहले अटेम्प्ट दी है और ऐसे फेल हुआ है तो वो क्यों हो रहा है। क्योंकि आपने जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा लिखना था आप लिख नहीं रहे। आपकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत है। आप कोई बैलेंस चीज़ों में नहीं रख पा रहे। आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सी साइड पे आर्ग्यू करना है और कैसे आर्ग्यू करना है और कितने पैराग्राफ्स में आर्ग्यू करना है। ऐसे राइटिंग सिर्फ ये नहीं है कि 2 पैराग्राफ लिख लिए, किसी से चेक करा लिया, वेरी गुड ले लिया और बस आपका ऐसे पास हो जाएगा। नो, this cannot happen. This will not happen. If you just imagine so, then you are living in a fool's paradise. Please come out of that. अब ये एक तरीका मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं इसकी दूसरी साइड भी आपको सिखा देता हूँ। फर्ज कर लें कि हम ये कहते हैं कि नहीं, यूएन इज़ अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज़ अवर थीसिस, जो कि एक अनपॉपुलर साइड ऑफ द डिबेट है, बट मैं आपको सिखा देता हूँ ताकि आपको ना थोड़ा टेक्निकल लेवल पे पता होना चाहिए। आपने आर्ग्यू करना है 20% फेल्यूर एंड 80% सक्सेस। यूएन अ बर्ड्स आई व्यू, ये पहला हमारा आ गया सेम। काउंटर पर्सपेक्टिव, आपके जहन में सवाल होगा कि सर हम अपोजिट पर्सपेक्टिव पहले क्यों दे रहे हैं। रिक्वायरमेंट ये है, फ्रेमवर्क ये है, बस इसके ऊपर जितनी हम जस्टिफाइड बहस करें इट इज़ इररेलेवेंट। बस आपने ये फ्रेमवर्क याद करना है, क्योंकि ना आप फ्रांसिस बेकन एरा में रह रहे हैं ना शेक्सपियर की एरा में रह रहे हैं। आप ये मॉडर्न टाइम्स में रह रहे हैं। यू जस्ट नीड deconstruct something with a particular framework। आपको पता है इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। फिर व्हाट आर इम्पोर्टेंट सक्सेसेस ऑफ द यूएनओ, सिंस दिस इज द मोस्ट डोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस होल एसे। आपने इसके ऊपर मिनिमम 8 और मैक्सिमम 10 पैराग्राफ लिखने हैं। याद रखें, जब भी आपने सक्सेसेस लिखी ना तो फिर कुछ चैलेंजेस भी होंगी, तो फिर आपने चैलेंजेस लिखनी है। 4 पैराग्राफ एंड देन हाउ टू ओवरकम दोज चैलेंजेस, 4 पैराग्राफ, एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन। अब आप लोग मुझे बताएं कि आपको ये ज़रा और कैटेगरी समझ आ गई। जो हमारे चैंपियन लोग हैं जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए आई थिंक दिस शुड बी एन आई ओपनर। और आप ये फ्रेमवर्क याद कर लें, टॉपिक्स के ऊपर अप्लाई कर लें। बिलीव यू मी, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आप लोग डिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि जो है ना अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अब जेंडर इक्वेलिटी मिथ और रियलिटी।
इसमें आपको बिल्कुल पता है कि जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, तो यानी कि साइड ऑफ द डिबेट इज ऑलरेडी क्लियर। अब आप इस टॉपिक के ऊपर ना मुझे एस्पेक्ट्स बना के दिखाएं। आपको 2 मिनट का टाइम है, 2 से 3 मिनट का टाइम है, जस्ट राइट डाउन के इसके ऊपर क्या एस्पेक्ट्स बन सकते हैं। इस टॉपिक को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। यू नो वेरी वेल कि जेंडर इक्वलिटी इज नॉट रियलिटी, इट इज मिथ। तो पहला हमारा एस्पेक्ट होगा इंट्रोडक्शन। सेकंड हमारा कॉन्सेप्चुअल होगा कि व्हाट इज जेंडर इक्वलिटी, ए कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू। आप करंट ओवरव्यू भी दे सकते हैं इसके बाद जेंडर इक्वलिटी की करंट डायनामिक्स का, लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। सो यू वुड गो टू आर्ग्यू अबाउट काउंटर पर्सपेक्टिव कि वाई जेंडर, मतलब हाउ जेंडर इक्वलिटी इज अ रियलिटी, और एक पैराग्राफ जस्ट इसको आप डेडिकेट करेंगे। याद रखें काउंटर पर्सपेक्टिव को सिर्फ और सिर्फ एक ही पैराग्राफ में हम लिखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। Then comes the most important aspect of this discussion. It is कि what are the indicators showing that gender equality is a myth or non-existent। फिर जेंडर इक्वलिटी क्यों नहीं अचीव हो पा रही, फिर कैसे उसको जो है ना अचीव कर लें, एंड देन कंक्लूजन। तो इसमें आपको लिबर्टी है कि सिर्फ जो एस्पेक्ट नंबर 5 है इसको आप अगर ओमिट करना चाहें तो यू कैन डू, ओनली इफ यू थिंक के नंबर ऑफ पैराग्राफ्स ज़्यादा हो गए हैं तो इट इज़ ओके, अदरवाइज यू शुड नॉट। नेक्स्ट टॉपिक है, ये मैं आपको खुद करा देता हूँ। IMF SAP's कर्स आर अ ब्लेसिंग। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग इसकी ना स्क्रीन शॉट ले लें, इसको आप खुद पढ़ेंगे। So it is widely acknowledged fact कि IMF are curse, not a blessing, and based on this आप इसको देखें लिखेंगे। अगली कैटेगरी है एंड कैटेगरी टॉपिक्स। आप अगर देखें तो इस तरह के टॉपिक्स पूछे गए हैं CSS एग्जाम में। टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान, challenges and way forward, higher education in Pakistan, ills and remedies, emerging power of social media, prospects and challenges, and so on। इसकी गाइडलाइन ये है कि देखें इनमें बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलरेडी मेंशन्ड है, लेकिन जो कीवर्ड है उसको फिर भी आप अगर डिफाइन करेंगे तो इट विल बी गोइंग इन योर फेवर। तीसरी ये है कि कीप सीक्वेंस ऑफ एस्पेक्ट्स सेम एज मेंशन्ड इन द टॉपिक। अगर पहले प्रॉस्पेक्ट्स पूछे गए हैं फिर चैलेंजेस तो कीप इट सो, लेकिन उसमें आपने अगेन बर्डन ऑफ प्रूफ का ख्याल रखना है कि वेटेज ऑफ पैराग्राफ्स में बी इक्वली बैलेंस्ड। जितने आप प्रोस्पेक्ट्स लिखेंगे उतनी ही चैलेंजेस लिखेंगे। दोनों 5 लिखेंगे तो फाइन, दोनों 6 तो ओके। ये नहीं होगा कि प्रोस्पेक्ट्स 5 लिखें चैलेंजेस 8 लिखें, नो, दिस इज गोइंग टू क्रिएट एन इम्बैलेंस इन योर ओवरऑल एसे। अच्छा, इन एसेज में पूछी नहीं जाती रिकमेंडेशंस, लेकिन इस तरह के टॉपिक्स में देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम जब उसको हम प्रॉब्लमेटाइज कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ चैलेंजेस, तो आप उसके सॉल्यूशंस ज़रूर लिखेंगे। मिसाल हम ले लेते हैं इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। सो व्हाट वी विल राइट इंट्रोडक्शन, social media a bird's eye view, then an overview of emerging power of social media, then what are the prospects of growing power of social media जो पूछा गया है, then what are the challenges in the backdrop of this increasing power। जब हमने बता दिया कि चैलेंजेस हैं तो हाउ टू एड्रेस दोज चैलेंजेस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द कंक्लूजन। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो रिलेटिवली हैं आसान, लेकिन इसमें थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत है। तो आपने इन गाइडलाइंस को जहन में रखना है जो हमने ये डिस्कस की हैं। बेस्ट ऑन दिस आपका होमवर्क ये है कि आपने और कैटेगरी वाले जो टॉपिक्स हमने एस्पेक्ट्स की फॉर्म में डिस्कस किए उनके सब एस्पेक्ट्स बनाने हैं। और ये वाले जो 9 टॉपिक हैं, एक मैंने करा दिया, 8 टॉपिक्स के आप लोगों ने कल
एस्पेक्ट्स ब्रेनस्टॉर्म कर देने हैं। आई विल डिस्कस ऑल 8 टॉपिक्स टुमारो, इंक्लूडिंग एक सवाल जो पहले पूछा गया था कि सिर्फ अगर सोल्यूशन के ऊपर पूछी जाएं चीज़ें तो फिर हम कैसे इसको आर्ग्यू करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। द क्लास इज ओवर।